सोशियोलॉजी वाले हैं वो तो कवर कर दिए, अगर कवर देखना है तो, कि उन्होंने पॉइंट आउट कर दिया। अगर इस पे थोड़ी मोटी डिटेलिंग करनी है तो हम डिटेलिंग भी कर सकते हैं। मेरा मतलब मानना ये है कि ये मतलब टेक्निकल रूप में इन बातों को बोलना एक अलग बात है, और इसको मतलब डिटेल रूप में समझना एक अलग बात है। और मैं ये भी समझता हूं कि जो सोशियोलॉजी होती है ये आत्मसात करने वाली चीज होती है। जो समाज शास्त्र होता है ना, ये पहले आदमी खुद आत्मसात करेगा ना, और उसको समझेगा और उस पे कोई ना कोई प्रैक्टिस करेगा, अपने ऊपर लागू करने की कोशिश करेगा, तब ये समझ में आती है। वरना जैसे श्राप साहब ने 4-5 पॉइंट लिख दिए, वो तो हम रोज ही बोलते हैं और उसी तरीके से हम बोल देते हैं, लेकिन हम ना उनको आत्मसात कर रहे हैं और ना ही उस पे हमारी उस किस्म की प्रैक्टिस होती है। एक बहुत ही समझदार इंसान ने कहा था कि कोई आदमी पढ़ लिख के जितना भी मर्जी समझदार बन जाए, अगर वो उसको अपने पे और लोगों में लागू नहीं करता तो वो समाज के लिए एक किस्म का श्राप बन जाता है। इसलिए हमारे ऊपर भी ये चीज बातें लागू होती है। अगर हम इसको समझ के खुद पे लागू नहीं करते और समाज पे इसकी प्रैक्टिस नहीं करते, सिर्फ बातें करेंगे, तो हम भी समाज के लिए कोई उपयोगी चीज नहीं रहेंगे। इसलिए अगर हमने समाज के लिए कोई उपयोगी चीज बनना है तो इन बातों को समझना जरूरी है। उसमें मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ एक पॉइंट को ये कहना चाहता हूं कि हर सोशल सिस्टम का अपनी एक सोशियोलॉजी होती है। जैसे राजाशाही की अपनी एक सोशियोलॉजी थी, ऐसे तरीके से कैपिटलिज्म की अपनी सोशियोलॉजी बनी। जब स्टेट या देश धरती पे होंद में आए तो राष्ट्रीय राज्य के होंद में आने से ही राष्ट्रीय राज्यों की अपनी एक सोशियोलॉजी बनी और उन्होंने उस सोशियोलॉजी पे काम करना शुरू किया। और जितने भी ये नुक्स जिसको हम अब देखते हैं कि हमारे पर्यावरण का नुकसान हो गया, अमीरी गरीबी बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, आम लोगों की लाइफ वो दुर्भर हो रही है, और जहां तक भी कि मतलब हमारे लिए होंद का क्राइसिस भी, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी खड़ा हो गया है। ये ऐसे ही नहीं हुआ। ये कैपिटलिज्म की एक सोशियोलॉजी थी, राष्ट्रीय राज्यों की एक सोशियोलॉजी थी जिसपे उन्होंने काम किया, और उस पे जब उन्होंने काम किया तो उसका एक आउटकम, उसका एक रिजल्ट, उसका एक नतीजा हमारे सामने है कि उस सोशियोलॉजी के काम करने पर ये बातें हमारे सामने आ गई। इसलिए इन बातों को थोड़ा अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं थोड़ी सी इसकी डिटेलिंग करने की कोशिश करूंगा। और प्लीज जो हमारे साथी हैं वो, अगर मेरे को टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाए, कई बार मेरे को पता नहीं लगता, तो मेरे को थोड़ा जरूर इंडिकेट कर दें कि सुदेव जी अब ब्रीफ कर दो, जहाँ इसको अब क्लिंच करो, तब मैं जल्दी में क्लिंच कर दूंगा। तो इसमें जो हम कहते हैं कि इसका जो पहला सोशियोलॉजिकल पार्ट है वो है प्रकृति के बारे में राष्ट्रीय राज्यों का नजरिया। कि प्रकृति की जी व्यवस्था है ना, प्रकृति का जो प्रबंध है, प्रकृति अपने आप को कैसे चलाती है, इसके बारे में जो उसने सोचा कि प्रकृति कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज करती है, कैसे चलाती है, उसके बारे में राष्ट्रीय राज्यों ने थोड़ा एक तरफा वन साइडेड अप्रोच अख्तियार कर ली। उसमें इसने क्या वन साइडेड अप्रोच अख्तियार की, उसमें इसको ये लगा कि जैसे जो पुराने धार्मिक ग्रंथ है वो कहते हैं 84 लाख जीवन है धरती पे, या जिसको पंजाबी में मंजूनी बोलते हैं,
और उस 83 लाख जीवनों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ जीवन किसका है? वो है मनुष्य का। उसको इस समाजशास्त्र ने ये समझा कि मानव को इन्होंने प्रकृति का एक पार्ट समझने की बजाय कि ये पार्ट ऑफ नेचर है, जो इंसान है, जो मानव है, इसको एक सर्वश्रेष्ठ मतलब प्राणी मान लिया गया। तो जब सर्वश्रेष्ठ प्राणी मान लिया गया और इसको सर्वश्रेष्ठ प्राणी मान के राष्ट्रीय राज्यों ने अपना सोशियोलॉजिकल काम किया, और उससे हुआ क्या? उससे हुआ ये कि जब कोई सर्वश्रेष्ठ हो जाता है तो जो उसके नीचे होते हैं, जो उससे गौण होते हैं, जो दूसरे दर्जे के होते हैं, उसको वो अपने तरीके से इस्तेमाल करता है। इसलिए इस कैपिटलिज्म के पूरे दौर में मानव ने अपने तरीके से प्रकृति का दोहन किया, बगैर ये सोचे समझे कि जो जीवन की कंडीशन है, जो जीवन के हालात है, मैं उसको खराब क्यों कर रहा हूं। जैसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री में कि बेवकूफ कौन होता है? बेवकूफ वो होता है वो जिस डाल पे बैठा होता है उसी डाल को काटना शुरू कर देता है, और फिर वो जब डाल गिरती है फिर साथ ही गिर के वो भी खत्म हो जाता है। अब इसने यही काम किया है कि इसने जो जीवन के जो हालात थे उनको देखे बगैर के हमारा जो एग्जिस्टेंशियल हमारी प्रॉब्लम ये समझ में सामने आई, तो इसने पहले प्रकृति के साथ ऐसा किया, प्रकृति के अलग अलग चीजों के साथ ऐसा किया, जैसे जीव जानवरों के साथ ऐसा किया। जीव जानवरों में भी ये एक बात देखो कि जो जीव जानवर इसने अपने पालतू बना ली, उसको इन्होंने श्रेष्ठ बना लिया। उसको अगर मेरे पास एक कुत्ता है ना, मेरा वो पाला हुआ है, तो जैसे मैं अपने आप को श्रेष्ठ समझता हूं, मैं ये भी श्रेष्ठ समझता हूं, मुझे कुत्ता भी मेरे वर्ग ही है, मेरे से मतलब कोई दूसरे लोगों से तो ये श्रेष्ठ ही है, ये मेरे से श्रेष्ठ नहीं है। तो अगर उस कुत्ते को कोई थोड़ा सा भी चोट पहुंचा दे तो मैं उनको मारने तक जाता हूं। अगर मैंने भेड़ बकरियां भी पाल ली ना, तो मैं उनको भी दूसरों से श्रेष्ठ समझना शुरू कर देता हूं। अगर शेर आएगा उनको खाने के लिए, मैं ये नहीं समझता कि यार ये शेर भी ने भी तो खाना है, नहीं ये भूख से मर जाएगा बेचारा, मैं शेर को मार दूंगा। पर अपने जो मैंने पाला हुआ है भेड़ बकरी, उसको नहीं मैं मारने दूंगा। इसलिए पहले तो इसने जानवरों के साथ ऐसा किया, और फिर इसने वनस्पति के साथ ऐसा किया कि जो इसको अच्छा लगा वो इसने वनस्पति को काटा, उसको जलाया। जो इसको मतलब जो इसको अच्छा लगा जो भी, वो उसका इसने दोहन भी किया और उसका इसने गलत तरीके से इस्तेमाल भी किया। फिर आगे बात आती है इंसानों में, कि इंसानों में भी कुछ सुपीरियर इंसान हो गए, कुछ मतलब दोम दर्जे के बन गए। जो पैसे वाले हैं वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, या जो राजनीति में आगे आ जाते हैं, जिनके पास कोई राजनीतिक पावर आ जाती है, वो अपने आप को सुपीरियर समझने लग जाते हैं। जैसे आजकल जो ट्रंप का जो एटीट्यूड है, हम सब लोग देख रहे हैं ना, अब सब लोग देख रहे हैं कि ट्रंप का एटीट्यूड क्या है, वो किसको क्या बोल दे और वो क्या बोल के मतलब क्या करना चाहता है। अब देखो 2-3 दिन पहले उसने कहा कि मैं गाजा को अमेरिका के कंट्रोल में करना चाहता हूं, फिर उसने जहां तक भी बोल दिया कि मैं अपने कंट्रोल में करूंगा, और फिर उसने 2-3 दिन पहले ये जहां तक भी बोल दिया, जब इजराइल का और हमास का की कंट्रोवर्सी आई तो हमास वालों ने कह दिया कि इजराइल समझौते से मतलब वो कनाकुनी कर रहा है,
इसलिए हम आज उन्होंने जो होस्टेस छोड़ने थे, जो बंधक छोड़ने थे कि हम नहीं छोड़ेंगे। तो अब देखो दो लोगों का जो स्टेटमेंट आया, एक ट्रंप का और एक नेतन्याहू का। वो क्या है? ट्रंप ने कहा कि अगर सैटरडे को 12 बजे तक सारे होस्टेस नहीं छोड़े गए, सारे बंधक नहीं छोड़े गए, तो हम क़यामत ला देंगे, हम ऐसा मारेंगे, हम सब कुछ बर्बाद कर देंगे। देखो, ये एक आदमी का दूसरे लाखों लोगों के बारे में, करोड़ों लोगों के बारे में नजरिया है। और उसके बाद नेतन्याहू ने भी ऐसे ही बोला। और इसलिए जब वो कहता है आजकल के अमेरिका इज फर्स्ट, तो मोदी कहता है इंडिया इज फर्स्ट, तो सबका अपना अपना फर्स्ट हो गया। तो इसलिए वो क्या है, अब वो कहता है व्हाइट फर्स्ट है, इसलिए ब्लैक फर्स्ट नहीं रहेंगे। इंडिया में हिंदू फर्स्ट रहेंगे, नॉन हिंदू फर्स्ट नहीं रहेंगे। उनके साथ और एटीट्यूड रहेगा, दूसरों के साथ और एटीट्यूड रहेगा। इसलिए ये जो सुपीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स जो कंसेप्ट है ना कि मैन सुपीरियर है, ये जहां तक की नहीं रुकता कि हम ये कह दें कि नेचर में से नहीं जी वो सुपीरियर नहीं है। ये सुपीरियरिटी कैसे काम कर रही है समाज में, हमें इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम ये नहीं समझेंगे तो हम जो गलतियां करते हैं वो नहीं करेंगे। जैसे एक आदमी है, वो गाड़ी खरीद रहा है, गाड़ी उसके लिए आने जाने का एक साधन है, जब गाड़ी उसके लिए दूसरों से, अपने अड़ोस पड़ोस से सुपीरियर बनने का एक साधन है। अब हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो गाड़ी खरीदते हैं, जब मकान बनाते हैं, मकान के बारे में लोगों का कंसेप्ट क्या है? क्या मकान के बारे में लोगों का कंसेप्ट यही है कि मकान जर हमारे लिए एक जरूरत है, जो हमें गर्मी सर्दी और वर्षा वगैरह जो भी मतलब नेचुरल कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है उससे हमें सुरक्षा देता है, इसलिए ये सुरक्षा के लिए हमें बनाना जरूरी है। जब मकान इसलिए बनाना है कि मेरे पड़ोसी ने 1 मंजिला बना लिया, दूसरे ने 2 मंजिला बना लिया, मैं 5 मंजिला बनाऊंगा और मेरे को काम आए जाना आए। आखिर में मैं सोना तो, एक आदमी ने सोना तो वही 3-6 के एक बेड पे ही है ना, एक खाट पे तो सोना है यार। पर सुपीरियरिटी क्या कर रही है कि मैन कैसे सुपीरियर बनने के लिए जा रहा है। वो देखो ना, वो कैसे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसकी बर्बादी कर रहा है अलग अलग तरीके से। आज कारें इतनी है और वो इतना ज्यादा पोल्यूशन फैला रही है क्योंकि एक आदमी एक कार दड़ा के जा रहा है और बड़ी कार है। इसलिए ये बातें अगर हम नहीं, इन बातों के सुपीरियरिटी का मतलब क्या है, जब तक हम ये नहीं सोचेंगे या समझेंगे, तो मेरा ख्याल है कि वो शराब साहब का लिखा हुआ हम वो किसी को भी कह सकते हैं यार, भी वो एक तरफा धारणा होगी कि प्रकृति में हम कैपिटलिज्म ने या कारपोरेट ने उसको सुपीरियर मान लिया, दूसरे गैर सुपीरियर रहेंगे, इसलिए ये सारे का सारा चक्कर पड़ गया। ऐसे थोड़ी पड़ा है चक्कर तो देखो ना, सब चीजों ने मिला के किया है। एक आदमी कहता है कि मेरा घर ऐसा होना चाहिए जिसमें 1 सेकंड के लिए भी बिजली नहीं जानी चाहिए। जब कुछ समय तो अंधेरा भी होना चाहिए ना, वो भी तो एक प्रकृति की देन है हमारे लिए। अगर आप ये डिमांड करोगे कि हमें तो 24 घंटे 7 दिन और पूरा साल बिजली चाहिए, हर समय चाहिए, तो फिर वो थर्मल तो चलाने पड़ेंगे ना, फिर कोयला तो मचेगा, फिर उसमें से कार्बन तो निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी।
और उस धुएं से फिर आपकी हवा तो पोल्यूट होएगी और आपका टेम्परेचर भी हायर होएगा। तो एक आदमी कितनी बिजली एक दिन में यूज करे, ये कोई फार्मूला अगर हम नहीं बनाते कि ये क्योंकि वो सुपीरियर है इसलिए वो खरीद सकता है, वो 28 मंजिला मकान बना सकता है अबानी, क्योंकि वो उसके पास पैसे हैं। कि एक आदमी के पास पैसे हैं, वो बड़ी गाड़ी खरीद रहा है और बड़ी गाड़ी खरीद के वो मतलब क्योंकि उसके पास खरीदने के भी पैसे हैं, उसके पास पेट्रोल डीजल भरवाने के भी पैसे हैं, वो खरीद के अकेला ही मतलब 7 सीटेड गाड़ी पे जा रहा है यार। जी उसके पास पैसे हैं तो, लेकिन इन्वायरमेंट तो उसका अकेले का नहीं है ना। पोल्यूशन पैदा करने का राइट उसको अकेले को तो नहीं है ना, इसलिए वो इन्वायरमेंट तो हमारा खराब कर रहा है ना। वो कार्बन डाइऑक्साइड तो, कार्बन उत्सर्जन तो हमारे सांझे जो हमारा वायुमंडल है उसमें छोड़ रहा है ना, उसको राइट जे किसने दे दिया। इसलिए जब तक हम इन बातों को नहीं सोचेंगे, शायद हम भी वो ही करते रहे, ये कहते हुए भी और प्रैक्टिस वो ही करते रहे। कई बार हमारे लोग ये भी सोचते हैं कि यार ठीक है हम कह तो ये रहे हैं सब कुछ, पर हमारी प्रैक्टिस भी तो ऐसी ही है। हम भी तो यही कह रहे हैं कि हमारा बच्चा कोई बड़े काम पे लगे, वो बहुत सारे पैसे कमाए और ये करे वो करे, और हमारा ये एटीट्यूड ही नहीं होता कि हमारा बच्चा भी हमारी मूवमेंट में आए। चलो वो जितना कर सकता है उतना करे, थोड़ा करे ज्यादा करे, अपनी ये कम से कम इन कंसेप्टों में वो तो समझे ना, ताकि वो अपने आप को भी रैशनल बना सके और वो अपने आप को भी थोड़ा मतलब रीजनेबल बना सके। अगर हमारे बच्चे रैशनल और रीजनेबल बन गए तो उसका जैसे समाज में जहां से फायदा होगा वहां हमारे पर्सनल भी तो फायदा होगा ना। फिर वो लास्ट टाइम पे हमें देख भी लेंगे, जो हमारे बच्चे भी लोभी लालची बन गए, ऐसे ही बन गए जैसे पूरे का पूरा समाज है, तो लास्ट में हमारे बच्चे भी हमारे को नहीं देखेंगे। ये भी हमें महम निकाल देना चाहिए। इसलिए ये वो रीजनेबल बन गए, रैशनल बन गए, तो शायद जहां समाज के फायदे में वो आए, शायद अपने फायदे में भी आए। इसलिए ये जो है ना भी आदमी सुपीरियर है, इस सुपीरियरिटी ने ही सारा कबाड़ा किया है। बहुत बड़े पद्धति जो नुकसान है, जो भी हमारे सामने इसके आउटकम आए हैं। इसलिए दूसरे सवाल को मैं लेता हूं कि जो मनुष्य है उसका जो स्वभाव के बारे में जो एक तरफा पहुंच है कि मैनेज सेल्फ बाय नेचर या मैनेज सोशल एनिमल, ये दो कंसेप्ट है, उसकी बजाय जो ये एक तरफा जो पण है, इसके लिए हमें ये देखना चाहिए कि हमारी जो एग्जिस्टेंस, हमारी जो होंद है, वो किस चीज पे टिकी हुई है। वो तो अगर हम बहुत ही मतलब मैं आजकल बहुत ही सौखी कई बातें कहता हूं कि वो तो शुद्ध हवा से, शुद्ध पीने वाले पानी से, शुद्ध खाने वाले भोजन से और एक जीवनदायी टेम्परेचर पे और एक सामाजिकता पे कि हमारा सामाजिक भाईचारा, और अब मैं इसमें एक जोड़ता हूं कि सनलाइट पे भी हमारा बहुत सारा जीवन है वो डिपेंड करता है कि सनलाइट भी जरूरी है हमारे लिए। अगर सनलाइट नहीं होगी तो विटामिन डी तो आएगा ही नहीं, और विटामिन डी नहीं आएगा तो और बहुत सारे एलिमेंट हम वो हमारी बॉडी कंज्यूम ही नहीं कर सकेगी उसकी एब्सेंट में। धूप के बगैर हमारी कोई भी क्रॉप नहीं होएगी, हमारे खाना ही नहीं मिल सकेगा, धूप के बगैर खाना कहां से आएगा। कोई गेहूं है, कोई मतलब फ्रूट है, ये तो इनकी एनर्जी का सोर्स ऑफ एनर्जी इनकी तो सारी की सारी कहां से आ रही है, वो तो धूप से आ रही है। इसलिए जो बायोसोशल जब हम कहते हैं कि ये इसकी एग्जिस्टेंस है जो, वो उसके लिए तो ये चीजें चाहिए ना, ये कोई भी चीज आदमी ने नहीं बनाई हुई।
ना मतलब शुद्ध हवा आदमी ने बनाई है, ना पानी आदमी ने बनाया, ना भोजन आदमी ने बनाया, ना सनलाइट आदमी ने बनाई है। मतलब ये इनमें से जो ना टेम्परेचर कोई लिमिट जो हम कह रहे हैं कि ठीक टाइप का टेम्परेचर जहां से जीवन रह सके वो चाहिए हमें, वो टेम्परेचर भी आदमी ने नहीं बनाया। इसलिए ये आदमी के जो दोनों एस्पेक्ट है ना, कि उसकी एग्जिस्टेंस नेचर के साथ जुड़ी हुई है, इन्वायरमेंट के साथ जुड़ी हुई है, उसका एक एस्पेक्ट ये है। और उसका जो स्वभाव है दूसरा सोशल, जब से ये होमोसेपियन बनया है तो ये बगैर समाज के, बगैर सामाजिकता के बगैर ये रह नहीं सकता। इसलिए इसके लिए जितना एग्जिस्टेंशियल कंडीशन जरूरी है उतनी इसके लिए सामाजिकता भी जरूरी है। इसलिए ये दो पक्ष हैं जो इनको अगर हम एक पक्ष में ले जाएंगे खींच के, जैसे कैपिटलिज्म ले जा रहा है कि बस इसको तो पैसा चाहिए और क्या है, इसको पैसा देते रहो, ये करता रहेगा। कई लोग ये भी सोचते हैं कि अगर पैसा होएगा हम एयर प्योरीफाई लगा लेंगे, अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम पानी को शुद्ध कर लेंगे, अगर पैसा होगा तो हम अच्छा पौष्टिक भोजन खरीद लेंगे, ये अगर पैसा होगा तो हम अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो उसको लो कर लेंगे, ये लो टेम्परेचर है तो उसको हाई कर लेंगे। ये भी सोचते हैं कि शायद ये पैसे नाल ही हो जाएगा जब पानी ही नहीं रहेगा। जैसे मैं पहले बात की थी कि पंजाब के बारे में जो अभी एक रिपोर्ट आई है नेशनल वाटर कमीशन की कि 20 डिस्ट्रिक्ट पंजाब के ऐसे हैं जहां का ग्राउंड वाटर पीने के लायक ही नहीं। वहां आपके पास पैसा भी हो, अगर पीने के लायक वहां पानी अवेलेबल ही नहीं है तो फिर आपका पैसा क्या करेगा। इसलिए ये जो मनुष्य का दूरा स्वभाव है ना, इसको समझना, और ये अगर हम दूरे स्वभाव को समझेंगे तो हमें एनवायरनमेंट का ख्याल रहेगा। अगर इसके डबल करेक्टर को हम मतलब बायोसोशल करेक्टर को नहीं समझेंगे ना तो फिर एनवायरनमेंट का कोई ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। जब हम जो कहते हैं ना कि एनवायरनमेंट जरूरी है, वो इसलिए कहते हैं कि हमें ये समझ में आ रहा है कि आदमी का करेक्टर बायोसोशल है, कि इसको सिर्फ समाज में जो भौतिक चीजें हैं, जो समाज में सुख सहूलतें हैं, वो ही उसी की जरूरत नहीं है। इसको एक रहने लायक कंडीशन की भी, नेचुरल कंडीशन की भी जरूरत है। इसलिए वो नेचुरल कंडीशन बनी रहे, उसलिए हम कह रहे हैं ना कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, एनवायरनमेंट को ऐसा करो वैसा करो। तीसरा पॉइंट है इसमें कि ये विकास का जो कैपिटलिज्म ने जो जिसको विकास बोला, उसको जो इसको इकोनॉमिक और भौतिक मतलब रूप में ही इसको सोचा है। जबकि जो मानव है इसके तीन बराबर के पहलू हैं जो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें एक है इसका अस्तित्व का सवाल, एग्जिस्टेंशियल सवाल, जिसको हम होंद का सवाल बोलते हैं। उसके लिए इसके लिए वातावरण सबसे ज्यादा जरूरी है। रहन योग वातावरण सबसे ज्यादा जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2 इसका एक पहलू है मनोविज्ञान, भाव सोचने का और काम करने की आजादी। हर इंसान के अंदर ये है कि उसके अंदर कि वो अपने तरीके से सोचे और अपने तरीके से काम कर सके ताकि वो समाज को कोई अच्छा दे सके। और तीसरा पहलू है इसका सामाजिकता वाला, कि जितनियां भी प्रक्रियाएं हैं वो सामाजिक है, भौतिक है, मनोवैज्ञानिक है, उसमें समानता और न्याय या इंसाफ ये जरूरी है। हर आदमी कह रहा है कि मेरे साथ न्याय होना चाहिए, मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए और मेरे को हर पहलू में बराबरता मिलनी चाहिए। ये तीन एस्पेक्ट हैं जो बराबर का महत्व रखते हैं, इसमें से कोई एक बड़ा नहीं, एक छोटा नहीं। अगर इन तीनों का विकास होएगा तो विकास माना जाएगा। अगर सिर्फ आप
भौतिक क्रिया को ही या इकोनॉमी को ही कली को विकास के चक्कर में का एक पैमाना मान लूंगे। जैसे आजकल जो हो रहा है वो क्या हो रहा है कि जीडीपी कैसे बढ़े और मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे आए, वो प्रॉफिट कुछ लोगों के पास कैसे चला जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो सुपीरियर है। जितने भी ये अरबपति बन रहे हैं ना, वो हमारे से सुपीरियर हैं। वो कह रहे हैं कि हमने मेहनत करके ही सारा कुछ किया है। वो ये नहीं सोचते कि हमने जो प्रकृति के साइड वाला जो लिया है वो मेहनत से थोड़ी लिया है। अगर उन्होंने कोला जलाया है, कोला जलाने में, कोला बनाने में तो किसी का कोई रोल नहीं ना इंसान का। अगर लोहा निकाल के स्टील बनाया है तो लोहा बनाने में तो प्रकृति की रोल है ना, किसी इंसान का, किसी कंपनी का थोड़ी रोल है। उसका तो साफ सफाई की रोल है, इससे ज्यादा तो कोई रोल नहीं है। इसलिए जो प्रकृति के हिस्से का वो ले रहा है, दूसरा जो दूसरे इंसानों से काम करवा के ले रहा है, वो सारे पे राइट उसका थोड़ी बनता है। इसलिए जो विकास का कंसेप्ट है वो इंसान के जो 3 बराबर महत्व के पहलू हैं, जिसमें उसकी होंद भाव एक खास किस्म का एनवायरनमेंट उसको चाहिए, और इसके साथ ही उसको सोचने की और काम करने की आजादी, और सारियां ही प्रक्रियावां इवन मनोविज्ञान की प्रक्रियावां दे विच भी उनके साथ बराबरता और इंसाफ न्याय उसको चाहिए। ये 3 बराबर के पहलू अगर चलते हैं तो मतलब ये जिसको हम विकास कह सकते हैं वो विकास की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, मेरे 2 पॉइंट रह गए, मैं जल्दी जल्दी निबेड़ता हूं इनको। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक समझ वाला। इसके बारे में एक बात तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि हर सिस्टम की एक राजनीति होती है। जैसे कारपोरेट सिस्टम की राजनीति है, नेचर ह्यूमन सेंट्रिक सिस्टम की भी एक राजनीति है। और कई बार हमारे कुछ लोग ये कहते हैं कि नेचर ह्यूमन सेंट्रिक कोई राजनीतिक संस्था नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि नेचर ह्यूमन सेंट्रिक जो पीपल्स मूवमेंट है, इसकी भी एक राजनीति है। जैसे इसकी अपनी एक इकोनॉमिक धारणा है, इसकी आप अपनी एक कल्चरल धारणा है, या इसकी अपनी एक सोशियोलॉजिकल कुछ धारणाएं हैं, ऐसे तरीके से एक इसकी राजनीतिक धारणा भी है। इसकी राजनीतिक धारणा दूसरी धारणाओं से कैसे, कैपिटलिज्म की धारणाओं से कैसे डिफरेंट है, वो ये है कि कैपिटलिज्म में तो देखो जो धारणा चल रही है वो तो पुरानी परंपरागत धारणा ही चल रही है, वो ही माइट इज राइट वाली कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। और इसीलिए हर देश ने सबसे ज्यादा जोर इस बात पे लगाया है कि अगर हमारे देश ने अपने आप को सुरक्षित रखना है तो बड़ी फौज चाहिए, और उस फौज के पास बहुत ही आधुनिक किस्म के हथियार चाहिए। जबकि नेचर ह्यूमन सेंट्रिक कहता है कि इस तरीके से अब तक ना कोई सुरक्षित रहा ना रहेगा। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई, सेकंड वर्ल्ड वार हुई, करोड़ों लोग को मरे, 1.5 करोड़ तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में मर गए, 5 करोड़ के आसपास सेकंड वर्ल्ड वार में भी मरे। और बताओ ना कौन सी फौज ने किसको सुरक्षित कर दिया? जो जर्मन अपने आप को बहुत ही ताकतवर समझता था, 3-4 टुकड़े हुए कि नहीं। जो रशिया अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर समझता था, उसके 15 टुकड़े हुए या ना हुए। और जिस तरीके का आजकल अमेरिका व्यवहार कर रहा है, मेरे को नहीं लगता कि जे 51वां सूबा मतलब अपना एक प्रांत बनाने को फिरता है कनेडा को, ये इसके 50 भी रह जाए यही गनीमत है। ये भी इसलिए है कि उसने अपने अंदर थोड़ी सी डेमोक्रेटिक सिस्टम बना रखा है। लेकिन जो मतलब जैसा ट्रंप का रुख है, जैसा आजकल वहां का रुख है, वो बढ़िया नहीं है, और उससे अमेरिका की सिक्योरिटी को भी खतरा बढ़ेगा। इसलिए ये जो राजनीतिक प्रक्रिया में
हमारी राजनीति क्या है? हमारी राजनीति है लोगों का एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल, लोगों का सशक्तिकरण और लोगों को ज्यादा से ज्यादा राइट देकर लोगों को फैसले लेने की शक्ति तक का राइट देना कि वो हर फैसले में इन्वॉल्व हूं। जबकि इनका ये है कि राजनीति कहां से आए, वो किसी तरीके से पार्टियों के द्वारा आ जाए और पार्टियां एक बार सत्ता में आए और उसके बाद वो सत्ता में वापस जाने का नाम नहीं लेती और दूसरे को बहुत ही घटिया तरीके से भी मतलब हराने की ट्राई करती है। इसलिए ये जो मतलब माइट इज राइट वाला फार्मूला है, ये आज के युग में कामयाब नहीं होता। यही कारण है कि दुनिया में झगड़े हैं, यही कारण है कि दुनिया में जो छोटी मोटे जो कलाएं या जिसको हम कह रहे हैं क्लेश है, कला है, कड़े वगैरह है, वो इसीलिए अगर जी डेमोक्रेटिक तरीके से लोगों को राइट दे के डेमोक्रेटिक तरीके से आगे बढ़े तो राजनीति भी ठीक हो सकती है। लास्ट में है इसकी नैतिकता का सवाल कि जो कैपिटलिज्म इसने अपने उद्देश्य की प्राप्ति लिए कोई नैतिकता नहीं रखी और हम देख रहे हैं कि जिन लोगों ने संविधान की सुगंध खाई है ना, कि मैं जैसे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है उसने संविधान की सुगंध खाई और वो संविधान के प्रति उस नैतिक रूप में कोई भी उसकी नैतिकता नहीं है। वो अपनी राजनीति के प्रति, अपनी पार्टी के प्रति, अपने ग्रुप या गुट के प्रति ही समर्पित है। वो नैतिक रूप में कोई भी जिम्मेवारी वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति नहीं लेता। यही हाल ट्रंप का है, यही हाल पुतिन का है, यही हाल मुख्यमंत्रियों का है। इसलिए जो नैतिकता है ये बहुत बड़ी बात है सोशियोलॉजी में और इसलिए जब नैतिकता नहीं रहती तो सब किस्म के फ्रॉड होते हैं, भ्रष्टाचार होते हैं, पता ही नहीं क्या क्या कुछ होता है। इसलिए मतलब नैतिक कदर कीमत सिर्फ सोशली नैतिक कदर कीमत नहीं, नेचर ह्यूमन सेंट्रिक पीपल्स मूवमेंट तो कह रही है कि ह्यूमन मतलब इन्वायरमेंट कदर कीमत भी और सोशल कदर कीमत भी आगे बढ़े। और ये जो जितने भी इनके एक तरफा फार्मूले हमारे सामने आए हैं कैपिटलिज्म के, ये आज सबकी जरूरत है कि इनको बदला जाए। नई जो सोशियोलॉजी है उस पे चलने की कोशिश की जाए और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ये बात, प्रोग्राम एंड कॉन्स्टिट्यूशन में, कि सबसे जो पहल है जो खुद से की जाए, उपदेश नहीं देना। ये जो मतलब जो भी करना है इसमें किसी को कहने की बजाय स्टार्ट खुद से किया जाए। अगर ये हम करेंगे तो हम मतलब एक शराब की बजाय मतलब कि हम दुनिया पे एक भार बन के रहे, उसकी बजाय हम दुनिया के लिए एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, दुनिया के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं, समाज के लिए, नेचर के लिए भी उपयोगी साबित हो सकते हैं। सो इन धारणों के बारे में मैं इतना ही बोलना चाहता था। अगर कोई मेरे को टाइम आगे मिला तो अल्टरनेटिव मॉडल क्या हो उसके बारे में भी मैं बात कर सकता हूं, लेकिन मेरे को ये लगता है कि हमारे दो स्पीकर और हैं और वो सब्जेक्ट अगर वो करना चाहे तो वो कर सकते हैं। इतना कहता हुआ आप सभी का धन्यवाद। कोई भी इसमें कोई बात आएगी तो इस पे अगर आप मेरे कुछ बोलोगे तो मैं अपनी राय जरूर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।